हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिसिंग लिंक। होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम इंडियन नेवल शिप सबमरीन्स प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आए दिन हमें न्यूज़ देखते हैं कि जैसे इंडियन नेवी ने इस शिप को इंडक्ट या कमीशन किया है, या फिर इस सबमरीन का ट्रायल चल रहा है, या फिर इंडियन नेवी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। लेकिन हम उसे आपस में रिलेट नहीं कर पाते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में कौन से शिप या सबमरीन आते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आप यहाँ एक न्यूज़ देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि इंडियन नेवी इंडक्ट्स एंटी सबमरीन वारफेयर शिप अंदरौत, और इस शिप का क्लासिफिकेशन है ASWSWC। सिमिलरली यहाँ पे एक न्यूज़ है, इंडियन नेवी गेट्स 2 वारशिप्स एंड सबमरीन, जिसमें वारशिप का नाम मेंशन किया गया है INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वगसीर। सिमिलरली इस न्यूज़ में INS सूरत का नाम मेंशन किया गया है। फिर एक प्रोजेक्ट का भी नाम मेंशन है, जैसे कि P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट। फिर से INS नीलगिरी का नाम मेंशन है इस न्यूज़ में, जो कि है इंडियन सबमरीन्स टाइप सिग्निफिकेंस एंड इशू। इसमें डीजल, इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर पावर्ड बोट्स का मेंशन किया गया है विथ इंडिजिनस AIP स्कॉर्पियन क्लास एंड अरिहंत क्लास सबमरीन का भी मेंशन किया गया है। तो आखिर ये सब है क्या? आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद आपको ऐसे वर्ड्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप कोई भी करेंट अफेयर जो कि इंडियन नेवल शिप से रिलेटेड है उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा मेजर क्लासिफिकेशन वारशिप्स एंड सबमरीन्स का, जिसमें हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है ऑफ कोर्स वह है एयरक्राफ्ट कैरियर का, जिसे कैपिटल शिप भी बोला जाता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर वैसे शिप होते हैं जिस पे एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर टेक ऑफ या लैंडिंग करते हैं। इनको कैपिटल शिप भी बोला जाता है। कैपिटल शिप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका बहुत ही स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंट्री के लिए। जैसे हमारे कंट्री कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो हमारे कंट्री के लिए जितना इंपॉर्टेंस न्यू दिल्ली का है, वैसे ही इंडियन नेवी के लिए इस शिप का इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है इतना, तो यहाँ पे उसको मेंशन किया गया है। जैसे कि पावर प्रोजेक्शन के लिए, तो पावर प्रोजेक्शन होता क्या है, तो इसे समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि एक न्यूज़ आती है बीच में कि US नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी में आ गया है। तो अब इससे क्या होता है कि वहाँ जो भी आसपास की कंट्रीज है, जैसे कि ईरान, यमन, इराक, सीरिया, उन कंट्री में हलचल मच जाती है कि पता नहीं US का इंटेंशन क्या है, या पता नहीं ये कौन अटैक कर देगा हमारे ऊपर है। तो एक जो माहौल बन जाता है ना, उसे बोलते हैं पावर प्रोजेक्शन का। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का रोल है एयर सुपरियोरिटी एट सी। इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि रिसेंटली आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा था कि इंडिया पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया था। मीन्स कोई भी कंट्री अपने एयरक्राफ्ट को इस कंट्री के ऊपर से नहीं ले जा सकती थी। लेकिन अगर कोई कंट्री चाहे तो क्या सी के ऊपर ऐसा कर सकती है? मीन्स वो क्या ब्लॉकेट लगा सकती है सी के ऊपर? हाँ, लगा सकती है, लेकिन उसके लिए आपके पास उतना पावर होना चाहिए, वैसा इक्विपमेंट होना चाहिए। तो ये कौन सा है? ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू। जैसे इंडिया के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये एक सी के ऊपर अपना ब्लॉकेट लगा सकता है कि इस एरिया में अगर कोई भी प्लेन जाएगा तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है ये। इसका तीसरा यूज है फ्लीट कमांड प्लेटफॉर्म का। एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेले नहीं चलता है। आप कभी भी न्यूज़ देखेंगे, जैसे यहाँ भी एक दिखाया गया है, तो आसपास इसके शिप्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स या फिर कॉर्वेट। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अटैक या डिफेंस नहीं करता है। ये इसका मेन रोल है ही नहीं। ये युद्ध के समय ये कमांड करता है दूसरों को और कंट्रोल करता है किसे अटैक करना है, कैसे डिफेंस करना है और क्या करना है। इसलिए इसका रोल है फ्लीट कमांड प्लेटफॉर्म का। और ऑफ कोर्स फोर्थ रोल सबको पता है कि यहाँ से फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ और लैंड करते हैं, जो कि जाके एनिमी एरिया में वारफेयर करते हैं, फिर रिटर्न आते हैं फिर रिप्लेनिशमेंट के लिए। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड कैटेगरी की तरफ, जो कि डिस्ट्रॉयर का। डिस्ट्रॉयर को हम लोग गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, और इसे लार्ज सरफेस कॉम्बेटेंट्स भी कहते हैं। तो ये डिस्ट्रॉयर होता क्या है? तो डिस्ट्रॉयर हैविली आर्म्ड मल्टी रोल वारशिप होते हैं, जिनको मेनली हमें डिफेंस एंड स्ट्राइक के लिए यूज़ किया जाता है। इनके पास ब्रह्मोस, बैराक जैसे मिसाइल होते हैं, और टॉर्पीडोज भी होते हैं, जिससे ये एनिमी शिप्स को, उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर ही इनको गाइड करता है। इनका यूज होता है और ASW में, जिसको बोलते हैं एंटी सबमरीन वारफेयर। फिर ये होता है कि एंटी सबमरीन वारफेयर, तो एंटी सबमरीन वारफेयर में आप
एनिमी के सबमरीन्स को आप ट्रैक करते हैं, फिर उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। सबमरीन वैसे वेसल्स होते हैं, वैसे शिप होते हैं जो कि पानी के नीचे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का डिस्ट्रॉय भी हो गया। हम इन सबको बाद में देखेंगे सारे एग्जांपल्स, क्लासिफिकेशन, बस यहाँ पे एक मेजर ब्रॉड एरिया को दिखाया गया है। फिर हम फ्रिगेट्स की तरफ चलते हैं। फ्रिगेट्स मीडियम साइज के वर्सेटाइल शिप्स होते हैं जिनका मेजर काम होता है एस्कॉर्ट ड्यूटीज, एंटी सबमरीन वारफेयर, स्ट्राइक मिशन एंड फ्लीट डिफेंस। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया है एस्कॉर्ट ड्यूटी। तो एस्कॉर्ट मतलब जैसे कि मान लो एक मर्चेंट शिप है, वो जा रही है, तो उसे पायरेट से बचाने के लिए उसे एस्कॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उसको प्रोटेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो ये फ्रिगेट्स वो वाला काम करते हैं। इसके अलावा ये भी एंटी सबमरीन वारफेयर का भी काम करते हैं और फ्लीट डिफेंस का भी काम करते हैं। फिर हम लोग आते हैं कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स क्या होते हैं? तो ये स्मॉल सरफेस कॉम्बेटेंट्स होते हैं जो कि फ्रिगेट से छोटे होते हैं और ये मेनली कोस्टल एरिया में और लिटरल एरिया में ऑपरेट करते हैं। इनका काम है ASW, जैसे कि ऊपर डिस्ट्रॉयर का भी काम था, फ्रिगेट्स का भी काम था, इनका भी काम है ASW का, मीन्स एंटी सबमरीन वारफेयर का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एम्फीबियस वारफेयर शिप्स। ये क्या होते हैं? ये एक स्पेशल कैटेगरी के शिप होते हैं जिसमें हम लोग ट्रूप्स को, व्हीकल्स को या फिर इक्विपमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर जो अपनी कंट्री है वहाँ से टू द एनिमी टेरिटरी, ताकि ये लोग वहाँ जाके फाइट कर सकें। जैसे कि मान लो हम कराची का एग्जांपल लेते हैं। जैसे इंडिया ने अगर कराची पे अटैक करना है तो एक तो लैंड के थ्रू हमारी आर्मी जाएगी, लेकिन नेवल ट्रूप्स को जाने के लिए हमें उसे पानी के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो ये जाएंगे कैसे? तो ये जाएंगे एम्फीबियस शिप के थ्रू। वहाँ किनारे जाएंगे, वहाँ से इन पे एक रैंप लगा होता है, रैंप के थ्रू ट्रूप्स और लैंडिंग क्राफ्ट उतरेंगे और जाके वहाँ पे अटैक करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो कि सबमरीन्स। सबमरीन्स क्या होते हैं? तो वैसे शिप या वेसल जो कि पानी के नीचे चलते हैं और दुश्मन के शिप्स पे या फिर सबमरीन पे अटैक करते हैं, उनको सबमरीन बोला जाता है। इनका मेजर क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियर सबमरीन एंड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन में इनको जो पावर मिलता है, इनको चलने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है न्यूक्लियर एनर्जी से। डीजल इलेक्ट्रिकल मतलब ये लोग डीजल इंजन पे रन करते हैं और उसे बैटरी चार्ज करते हैं, फिर बैटरी से ये पानी के नीचे चलती है। ठीक है, अब है एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट। हमने जो शुरू में एग्जांपल देखा था SWC का, ये वही है और ये भी एक स्पेशल टाइप का कॉर्वेट ही है। ठीक है, अगर हम लिखेंगे तो ये कॉर्वेट ही है, लेकिन हमने इसको अलग इसलिए रखा है क्योंकि ये स्पेशल टाइप का कॉर्वेट है जो कि सिर्फ सैलो वाटर में ही ऑपरेट करती है। सैलो वाटर में जहाँ पे वाटर का लेवल काफ़ी कम हो, जैसे कि किनारे की बात करेंगे, समुद्र के किनारे, वहाँ पे वाटर काफ़ी कम होता है वाटर लेवल, तो वहाँ पे बड़े शिप्स आ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे अगर हमें सबमरीन्स को ट्रैक करना है, फिर डिस्ट्रॉय करना है, तो वहाँ पे ये जो SWC है वो काम आते हैं। फिर है पेट्रोल वेसल्स एंड फास्ट अटैक क्राफ्ट। इनका यूज होता है कोस्टल सर्विलेंस में, एंटी पायरेसी में, एंटी स्मगलिंग में या एंटी इमिग्रेशन में या फिर EEZ सिक्योरिटी में। तो EEZ होता क्या है? EEZ एक ऐसा एरिया है जो हमारे कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस तक होता है। इसमें किसी भी कंट्री को सोवरेन राइट होता है कि वो वहाँ के जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि फ़िश हो गए या फिर पॉलीमेटेलिक नोडल्स हो गए, उनका हम लोग एक्सट्रैक्ट, यूज और मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में है ऑक्सिलरी एंड सपोर्ट शिप्स। ऐसे शिप होते हैं जो काम आते हैं रिसर्च में, सर्वे में, या फिर ये हॉस्पिटल शिप भी होते हैं, या फिर हमें अगर फ्यूल सप्लाई करना हो, लॉजिस्टिक सप्लाई करना हो, तो वहाँ भी ये शिप काम आते हैं। ये हो गया हमारे शिप्स एंड सबमरीन के क्लासिफिकेशन। अब हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो हमारा जो मेजर नेवल प्रोजेक्ट्स है वो हैं प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15A, 15B, 17, 17A, 28, 75 एंड 75I। अब हम लोग देखते हैं अब एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो आप पहले जान चुके हैं एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। अब हम बताएंगे इंडिया के पास कौन कौन से कैरियर है, उनका क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इंडिया के पास करेंटली भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला है INS विक्रमादित्य जो कि मॉडिफाइड क्यू क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि रशियन ओरिजिन का है, यानी कि हमने इसे रसिया से परचेज किया है। रसिया ने पहले यूज किया, फिर हमें इंडिया को बेच दिया, फिर हमने मॉडिफाई करके हम इसे अभी भी यूज किया कर रहे हैं। हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि है INS विक्रांत, जिसको IAC-1 बोलते हैं, मीन्स इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। इसे इंडियन नेवी ने कमीशन किया था 2022 में।
और हम आगे भी इंडिजिनसली डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि ISC-2 या फिर IS-3 विशाल, जो कि अभी भी कंसेप्चुअल स्टेज में ही है। तो अभी भी डिबेट चल रहा है कि हम इसी का ISC-1 यानी कि विक्रांत का ही रिपीट देंगे ISC-2 में, या फिर हम एक नया बनाएंगे ISC-3 विशाल, जिसमें कुछ अलग से फीचर होगा। ठीक है, तो हम कुछ रिलेटेड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। पहला है स्टोबार। तो स्टोबार होता क्या है? स्टोबार होता है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। तो शॉर्ट टेक ऑफ क्या होता है? तो अगर हम लोग नॉर्मल एयर फील्ड के रनवे की बात करेंगे तो उनकी लंबाई होती है लगभग 1 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे INS विक्रांत है ये, इसकी जो लंबाई है वो है सिर्फ 262 मीटर। तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए कि वो टेक ऑफ कर जाए सक्सेसफुली। तो उसके लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं स्की जंप। यहाँ आपने देखा होगा कि ये जो डेक है, जो इसका अपर मोस्ट सरफेस है, वो कर्व्ड है यहाँ पे। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट को एक एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल सके, जिससे कि ये कम डिस्टेंस पे रन करने के बाद भी हवा में उड़ सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टेक ऑफ, मीन्स कम डिस्टेंस पे रनिंग करने के बाद भी एक टेक ऑफ कर जाना, उसको बोलते हैं शॉर्ट टेक ऑफ। फिर BAR मीन्स बट अरेस्टेड रिकवरी। कभी कभी बट को बोलते हैं बैरियर अरेस्टेड रिकवरी, BAR को। तो अरेस्टेड रिकवरी होता क्या है? तो आप यहाँ पे एक इक्विपमेंट देख रहे होंगे जो कि एयरक्राफ्ट के नीचे यहाँ पे प्रोजेक्टेड है। तो जब एयरक्राफ्ट नीचे आती है लैंडिंग के समय एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, तो यहाँ पे एक वायर रहता है एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर, जो ये जो इक्विपमेंट है इस वायर में आके फंस जाता है। ठीक है, तो जैसे एयरक्राफ्ट आगे बढ़ेगा तो उस पर एक पुल फोर्स लगेगा इस साइड में, जिसकी ब्रेकिंग फोर्स भी बोलते हैं हम। ये ब्रेकिंग वायर है, इसके थ्रू लगता है ब्रेकिंग फोर्स, जिसके कारण एयरक्राफ्ट कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही रुक जाता है। हो गया शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, मीन्स कम ड्यूरेशन पे रनिंग करने के बाद टेक ऑफ करना थ्रू स्की जंप, मीन्स कर्व प्लेटफॉर्म के थ्रू, और अरेस्टेड रिकवरी मीन्स अरेस्टिंग वायर के थ्रू वहाँ पे लैंड कर जाना। और ये स्टोबार सिस्टम यूज किया गया है INS विक्रमादित्य में और INS विक्रांत में। ठीक है, सेकेंड कीवर्ड है हमारा EMALS या फिर कैटोबार। तो कैटोबार होता क्या है? जैसे कि यहाँ पे BAR वर्ड यूज़ किया गया है, सिमिलरली यहाँ भी BAR वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब है बट अरेस्टेड रिकवरी। तो फिर CATO क्या है? ये है कैटेपुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। तो यहाँ पे जैसे कि ये कर्व्ड डेक बनाया गया है, ठीक है, लेकिन कैटोबार में क्या होता है, डेक फ्लैट होता है पूरा। यहाँ पे हमें स्की जंप करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट, मान लो ये एयरक्राफ्ट है, तो इसे एक यहाँ पे मैकेनिकल पुश दिया जाता है कैटेपुल्ट के थ्रू। इसके लिए इसका स्पीड इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह सीधे टेक ऑफ कर सकता है बिना किसी कर्व्ड सरफेस के। उसी को बोलते हैं कैटेपुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। और अरेस्टेड रिकवरी तो आपको पता ही है कि स्ट्रिंग वायर के थ्रू हम लोग उसको लैंड कराते हैं। तो ये जो उसको पुश मिलता है, इस पुश जिस टेक्नोलॉजी से मिलता है उसको बोलते हैं EMALS, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। अब हम आते हैं अपने थर्ड कंसेप्ट की तरफ, जो है VTOL, मीन्स वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जो हेलीकॉप्टर की तरफ सीधे ऊपर उठ जाते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल टेक ऑफ। जैसे कि ये मान लो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर का डेक है, यहाँ से सीधे उठ जाएंगे ऊपर लाइक हेलीकॉप्टर, ठीक है, और लैंडिंग भी करनी होगी तो सीधे नीचे लैंड कर जाएंगे वो ऐसे लैंड नहीं करेंगे। और टेक ऑफ करना होगा तो ऐसे टेक ऑफ नहीं करेंगे वो। तो इसी को बोलते हैं वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे तो F-35B और हैरियर जेट, ये दोनों USA के जेट्स हैं जो कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग में एक्सपर्ट हैं। फिर है TEDBF, इसका फुल फॉर्म है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट। तो जो हमारा अभी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो MiG-29 के एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करता है। तो DRDO और HAL का एक प्रोजेक्ट है TEDBF, इसके थ्रू हम लोग MiG-29 के को रिप्लेस करने जा रहे हैं
TEDBF एयरक्राफ्ट से। मीन्स ट्विन एंडोरेंस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका एंडोरेंस मेंशन है 7500 नॉटिकल माइल्स। एंडोरेंस होता है कि अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर को एक बार फ्यूल कर ले तो वह कितना दूर तक जा सकता है बिना रिफिलिंग के नीड के। तो ये जा सकता है 7500 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल की बात करेंगे, नॉटिकल माइल तो ये होता है 1 नॉटिकल माइल मीन्स 1.852 किलोमीटर। तो आप हिसाब कर सकते हैं कि कितना किलोमीटर जा सकता है। सिमिलरली है क्रूजिंग स्पीड, तो एक ऐसा स्पीड है जिससे हमें मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी मिलती है और मैक्सिमम कंफर्ट भी मिलता है और एयरक्राफ्ट स्टेबल भी रहता है। इसको बोलते हैं क्रूजिंग स्पीड, और ये स्पीड हमेशा मैक्सिमम स्पीड से कम होती है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड दिखाया गया है विक्रांत का 28 नॉट्स और क्रूजिंग स्पीड है 18 नॉट्स, यानी कि 18 नॉट्स पे ये मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंट होगा और मैक्सिमम स्टेबल रहेगा। उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे वर्ड मेंशन किया गया है। क्रू बोलते हैं कितने लोग उसमें आ सकते हैं, ठीक है 1700, और यहाँ पे 2300 कंपार्टमेंट है। हाइट है 59 मीटर की, और फिर जो रिलेटेड वर्ड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेट 40,000 टन, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। और डेक्स 14 डेक्स है। तो डेक क्या होता है, आप क्लोजली बोल सकते हैं कि फ्लोर, जैसे एक घर में 14 फ्लोर हो सकते हैं तो वैसे यहाँ पे 14 डेक हैं नीचे से ऊपर तक, उसको डेक बोलते हैं। हालांकि ये फ्लोर बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि फ्लोर ही है, लेकिन समझाने के लिए बस आप समझ जाइए कि ये वैसा ही कुछ होता है। तो अब बात करते हैं हम डिस्ट्रॉयर्स की। तो डिस्ट्रॉयर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी यहाँ से कुछ और बातें बताना चाहेंगे आप?